आपको खुशामदीद कहते हैं एक नई क्रिकेट की वीडियो पे। और आज जो मेनली हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट मैच को कैसा रहा, और साथ में इस वीडियो में मेन डिस्कशन के साथ साथ हम कुछ बात करेंगे तीसरे टेस्ट मैच के हवाले से भी कि क्या कुछ हो सकता है उसमें। इसी पे बात करने के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट स्टैटिस्टिशियन मजहर अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मजहर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम अहमद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मजहर। आपके हवाले से हम बात करते हैं। आप बड़े जबरदस्त आपने स्टैट शेयर किया, आगे चल के हम उन पे भी जरूर बात करेंगे इस टेस्ट मैच को लेके जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ। सबसे पहले स्ट्रेट जंप इन करते हैं पाकिस्तान के टेस्ट मैच के ऊपर। पहले शुरू से करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे। पहले 2 दिन लगा कि यार बहुत ही बोरिंग टेस्ट मैच है। पिंडी से काफी लोग फैंस मायूस थे कि यार कुछ रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस हुआ। फिर यहाँ पे भी 2 दिन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बैटिंग की और खूब उन्होंने हमें फील्डिंग में तंग किया। आपको क्या लगा कि यहाँ पर उस टीम को थोड़ा सा एडवांटेज था जिसने टॉस जीता कि पहले 2 दिन थोड़ी फ्रेंडली कंडीशंस थी बैटिंग के लिए? देखिए अहमद, जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि आई थिंक थोड़ा सा ओवर रिएक्शन आ रहा था पिचेस को लेके, क्योंकि ये चीजें नॉर्मल हैं, टेस्ट क्रिकेट में ये होती रहती हैं। पहले मैच में और बहुत सारे फैक्टर्स थे, ओवर्स जाया हो गए, वेदर का फैक्टर था, फिर ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग इस तरह की कि पाकिस्तान के आउट नहीं हुए। और फिर जब वही सारा सिलसिला जब सेकंड मैच में शुरू हुआ तो आप देखेंगे जब यूएई में पाकिस्तान में कि आप हिस्ट्री निकाल के देख लें कि यहाँ पे जब भी इस तरह के मैचेस आप खेलते हैं तो शुरू में ऐसे ही होता है कि 1-2 दिन बहुत बोरिंग होते हैं, या आप कह लें कि ज्यादा उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, कि विकेट्स नहीं गिरती, रन्स होते रहते हैं, या अगर रन्स नहीं भी होते तो एटलीस्ट ये है कि जो आपका रन रेट है वो जो है काफी नीचे रहता है। तो आई थिंक लोग अभी पीएसएल देख रहे थे, पीएसएल से एकदम से इसके ऊपर आए। आजकल वैसे ही क्रिकेट फास्ट हो गई है, लोगों को इन चीजों की आदत नहीं है, तो उसको उन चीजों को देख के काफी ज्यादा ओवर रिएक्शन आ रहा था। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके से ये मैच हुआ आहिस्ता आहिस्ता, पाकिस्तान की बैटिंग जो है सेकंड इनिंग्स में कोलैप्स हो गई। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को क्रेडिट देना होगा, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, रिवर्स स्विंग हमें देखने को मिली। और फिर उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग्स में कमबैक किया, तो आई थिंक यही जो है वो टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है कि आप देखेंगे लास्ट डे पे जब मैच हो रहा था तो चारों रिजल्ट्स पॉसिबल थे। ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकता था, पाकिस्तान भी जीत सकता था, ड्रॉ भी हो सकता था, टाई भी हो सकता था। तो आई थिंक एक बड़ा हिस्टोरिक मैच हुआ है। हम पहली बात करें कि एक हिस्टोरिक सीरीज है, तकरीबन 24 साल के बाद पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है और फिर अब हमें इस तरह के मैचेस देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक एक बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ है। क्रिकेट की हिस्ट्री के जो बेस्ट मैचेस हैं उनमें से एक मैच हुआ है, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से सेव किया, बड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा पाकिस्तान के पास। और आई थिंक के अब जो लाहौर वाला जो टेस्ट मैच है वो एक किस्म का विनर टेक्स ऑल गेम हो गई है कि जो टीम वो मैच जीतेगी वो सीरीज भी जीत जाएगी। तो आई थिंक कि हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आगे भी जाके जो है इस सीरीज में हमें एक और इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा। अच्छा, आपके ख्याल में क्या हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की और डिक्लेयर किया? क्या उस दिन आपको लगता है कि कोई हवा ज्यादा चल रही थी? कराची मूवमेंट हवा ज्यादा चल रही थी, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग की, या कहीं आपको लगता है कि बॉलिंग भी अच्छी की लेकिन थोड़े से हमारे जो बैट्समैन है वो शायद इतने इंस्टेंट रिवर्स के लिए तैयार नहीं थे? क्या वजह थी कि हम 148 रन पे ही आउट हो गए? लेकिन आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, रिवर्स स्विंग जिस तरीके से उन्होंने की है, पाकिस्तान ने भी अच्छी की थी। जो शुरू में पहली इनिंग्स में शाहीन अफरीदी ने जो एक स्पेल किया था उस्मान ख्वाजा को, वो बड़ा अच्छा स्पेल था, उन्होंने रिवर्स स्विंग की। वो तो ख्वाजा की एक इनिंग्स बहुत अच्छी थी कि उन्होंने उसको निगेट किया, वरना वहां पे ऑस्ट्रेलिया का भी किसी हद तक एक बैटिंग कोलैप्स हो सकता था। आई मीन मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही वो कोलैप्स कर जाते, लेकिन 550 से पहले वो आउट हो सकते थे। बट वही जब ऑस्ट्रेलिया ने की रिवर्स स्विंग तो पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो उसको नहीं खेल सके और पाकिस्तान का वहां पे एक कोलैप्स हुआ और आपकी टीम 150 के अंदर आउट हो गई। तो आई थिंक वो जो अगर आप सिर्फ फर्स्ट इनिंग्स की बात करेंगे तो उसमें क्रेडिट देना होगा ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को। और आई थिंक कि उसके बाद थोड़ा सा पाकिस्तान को भी आइडिया हो गया था कि अगर हम सिर्फ कुछ जो एक इस तरह के स्पेल्स होते हैं रिवर्स स्विंग के, अगर हम उनको खेल जाएं तो हम मैच में वापस आ सकते हैं। तो फिर हमने सेकंड इनिंग्स में देखा, सेकंड इनिंग्स में वैसे बॉल इतना ज्यादा रिवर्स नहीं हुआ जितना कि फर्स्ट इनिंग्स में हो रहा था, लेकिन जितना भी हुआ आई थिंक कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन है बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, इन तीनों ने कमाल की इनिंग्स खेली। गोइंग फॉरवर्ड इन दिस डिस्कशन, जब बात हो रही है इस मैच की तो हम कैसे पाकिस्तान के इस एफर्ट को भूल सकते हैं। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक पे स्ट्रेट आते हैं हम।
इस टेस्ट मैच में एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी इमाम से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहली इनिंग्स में वो एक शॉट खेल रहे थे एग्रेसिव, उस पे आउट हो गए, और तीसरे में जो फोर्थ इनिंग्स में पाकिस्तान की सेकंड थी उसमें उनको वो जल्दी उनको मौका नहीं मिल सका खुलने का और वो लेग फॉर आउट हो गए। लेकिन अब्दुल्ला शफीक जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली, उनकी बैक पे इतना फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस भी नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में भी अभी जो है उनका आगाज हुआ है बांग्लादेश की सीरीज से। अब्दुल्ला शफीक ने एज अ बैट्समैन कितना इंप्रेस किया है इतनी मैच्योरिटी, इतनी यंग एज में और इतने कम लंबी क्रिकेट के एक्सपीरियंस के साथ? देखें, मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव रहे हैं, और हैरानकुन बात यह है कि जो बैटर्स हैं वो इतने कम फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस के साथ टेस्ट क्रिकेट पे इतने सक्सेसफुल नहीं होते। बॉलर्स का हम मान सकते हैं, बॉलर अगर विदाउट फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी अगर आ जाए टेस्ट टीम में, तो उसके पास फिर भी चांसेस होते हैं, उसके पास मौके होते हैं, क्योंकि उस बॉलर के पास मार्जिन ऑफ एरर होता है कि अगर वो 5 बॉलें भी खराब करता है एक ओवर में, तो जो छठी बॉल है उसके ऊपर वो विकेट ले सकता है। लेकिन जो बैटर्स हैं वो तो अगर एक गलती करेंगे तो इनिंग्स खत्म है। तो अब्दुल्ला शफीक का ये सिर्फ 7वां फर्स्ट क्लास मैच था, और सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास मैचेस के बाद उनका डेब्यू हो गया था। ज्यादा वो क्रिकेट नहीं खेले, इवन लिस्ट ए क्रिकेट भी वो ज्यादा नहीं खेले। तो इस सिचुएशन में आके जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश में भी इनिंग्स खेली, अपने पहले ही टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में 50 किया, फिर रावलपिंडी वाले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी की, और अब इस मैच में फोर्थ इनिंग्स में जो है वो 96 किया। और अगर आप उनका देखें जिस तरीके से उन्होंने सीरीज खेली है, एक मैच में वो रन आउट हुए, एक में जो है वो उन्होंने जो पहली जो इनिंग्स थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसमें वो बाहर निकल के उन्होंने शॉट मारी और वो कैच आउट हो गए, और फिर अब जाके जो है इस मैच में 96 के ऊपर जाके जो है वो पैट कमिंस ने उनको जो है उनका कैच हुआ और स्लिप में गई। तो एक बैट्समैन जो कि इतनी लंबी सीरीज खेल रहा है और उसमें उसका डिफेंस सिर्फ 1 या 2 बार ब्रेक हुआ है, उनका कैच भी ड्रॉप हुआ था, तो ये साइन है कि उनकी जो टेक्निक है वो बहुत अच्छी है और उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। और इस इतनी यंग एज में, सिर्फ 22 साल उनकी एज है, इतनी यंग एज में वो टेस्ट क्रिकेट को इस लेवल के ऊपर खेल सकते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही खुशहाल बात है। और टेस्ट क्रिकेट में तो उन्होंने रन किए हैं, उनकी T20 डेब्यू के ऊपर भी सेंचुरी है, लिस्ट रिकॉर्ड भी हम ये मतलब कि उम्मीद, जो बैट्समैन टेस्ट में अच्छा खेल रहा है, T20 में अच्छा खेल रहा है, तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वो वनडे का भी अच्छा प्लेयर होगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस टाइम बहुत लकी है कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बाबर, रिजवान, शाहीन इन प्लेयर्स की फॉर्म में मैच विनर्स हैं, और अब लग रहा है कि पाकिस्तान को एक और बड़ा अच्छा प्लेयर मिल गया है, और पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो इन प्लेयर्स को सामने रखते हुए काफी सिक्योर लग रहा है। आगे चलते हैं, बात करते हैं बाबर आजम की। करीब 2 साल से 100 नहीं कर पाए थे, और लास्ट 100 गालिबन शायद जनवरी 2020 में था, और फिर उन्होंने 100 किया। ना सिर्फ 100 किया, मैच बचाने की कॉज में 100 किया, बतौर कप्तान 100 किया, और फिर 200 के बिल्कुल पास आ गए थे। सो एक तो हम आपसे बाबर आजम की इस इनिंग्स का इम्पैक्ट, ये कितनी बड़ी इनिंग्स थी ये भी जानना चाहेंगे, और क्या कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए बाबर आजम ने, ये भी हम कुछ अगर स्टैट्स आपके पास है तो उस पर जरूर हम चाहेंगे कि वो भी आप उस पर बात करें। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4th इनिंग्स में सबसे लंबी इनिंग्स खेली है। इससे पहले किसी भी बैट्समैन ने पाकिस्तान की तरफ से 4th इनिंग्स में इतनी लंबी इनिंग्स नहीं खेली थी। शुएब मलिक का ये रिकॉर्ड था जो कि उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट 1 इनिंग्स खेली थी। जहां तक बात है बाबर आजम की, आपने बात की कि 2 साल के बाद उन्होंने सेंचुरी की है, तो देखिए 2 साल के बाद टेस्ट में उनकी सेंचुरी हुई है, लेकिन बाबर आजम कभी भी टेस्ट क्रिकेट में रिसेंट ईयर्स में आउट ऑफ फॉर्म नहीं हमें दिखाई दी है। उन्होंने लंबी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन ये नहीं है कि वो आउट ऑफ फॉर्म थे। अगर आप उनकी रिसेंट सीरीज देखें अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, तो तकरीबन 50 की एवरेज थी, और उसमें उन्होंने जमैका टेस्ट मैच में बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। सिर्फ 50 रन ही किए थे, लेकिन वो 50 जो है वो 100 के बराबर था, क्योंकि बड़ा लो स्कोरिंग मैच था और बड़े क्रूशियल मोमेंट पे उन्होंने वो 50 रन किए और पाकिस्तान को वो मैच जितवाया था। इसी तरह अगर आप सीरीज देखें बांग्लादेश वाली, उसमें भी तकरीबन 50 की एवरेज थी। अगर आप उससे पहले चले जाएं तो इंग्लैंड वाली जो सीरीज थी, जब पाकिस्तान इंग्लैंड गया था, उसमें भी उनकी तकरीबन 50 की एवरेज थी। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट चलें 50 नहीं तो 30-40 के आसपास थी एवरेज। तो वो की बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब नहीं हो रहे थे, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट से कभी भी आउट ऑफ फॉर्म हमें दिखाई नहीं दिए। तो आई थिंक क्योंकि टेस्ट क्रिकेट बहुत कम होती है, गैप बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो बैटर्स को रिदम में आने में जो है थोड़ा टाइम लगता है। अब ना कोई साइड मैचेस होते हैं, ना कोई प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, तो सीधा आपको जाके सीरीज खेलनी पड़ती है। तो आई थिंक इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि बाबर आजम की तरफ से हमें कितनी अच्छी या इतनी लंबी इनिंग्स देखने को मिलती। 196 रन करना 4th इनिंग्स में आई थिंक एक बहुत ही जबरदस्त एफर्ट है, ना सिर्फ बाबर आजम की बल्कि पाकिस्तान की। अगर हम टेस्ट हिस्ट्री की बात करें तो उसमें ये वन ऑफ द बेटर इनिंग्स थी, और मेरा ख्याल है कि इससे बाबर को भी बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा
ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला। आई नो कि कुछ लोगों के लिए भी ये बड़ी हैरानकुन बात होगी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो है वो बहुत टफ होती है। इनिशियली अगर आप बड़े बड़े जो लेजेंड्स हैं, अगर आप उनके मैचेस देखें तो आपको शुरू में 30-40 मैचेस में कोई खास मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स नजर नहीं आएंगे। तो आई थिंक ये एक अब ऐसा बाबर आजम का एक वो उस स्टेज के ऊपर है जहाँ पे कि उनका करियर आप कह सकते हैं कि अब बिल्कुल पीक की तरफ जा रहा है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो उन्होंने आज जो इनिंग्स खेली है 196 की, हमें आगे कमिंग ईयर्स में भी जो है वो इसी तरह की इनिंग्स उनकी तरफ से देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, बात करते हैं मोहम्मद रिजवान पे, एक और हीरो जो इस टेस्ट मैच के वो जब आए तो उस वक्त भी काफी प्रेशर था, क्योंकि फवाद आलम इतना देर नहीं स्टे कर सके और वो आउट हुए तो एक प्रेशर आ गया कि अगर और विकेटें गिर गई तो कोलैप्स हो सकता है। लेकिन रिजवान ना सिर्फ आए बल्कि बड़े पॉजिटिव इंटेंट, थोड़ा टाइम लिए शुरू में, लेकिन उसके बाद बड़े पॉजिटिव के लिए, इवन जब मैच एंड हो रहा था उसके पास भी उन्होंने अपने शॉट्स नहीं रोके, जहाँ पे डर था कि टेल है उनके साथ खेल रही है, और फिर बड़ा जबरदस्त आखिर में जिस तरह उन्होंने सॉक भी किया और मैच को एंड तक लेकर गए। अब रिजवान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी इस टेस्ट मैच में? देखें, मेरा ख्याल है कि जो तीनों बैटर्स हैं, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और रिजवान, इन तीनों की कंट्रीब्यूशन के बगैर पाकिस्तान ये मैच नहीं बचा सकता था। और रिजवान तो वैसे ही जो है वो फाइटिंग इनिंग्स खेलते हैं। अगर हमें याद हो जो भी सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप में, तो उसमें वो 2 दिन जो है आईसीयू में थे, और फिर उसके बाद आके उन्होंने सेमीफाइनल में वो इनिंग्स खेली और 50 रन किए। ठीक है, पाकिस्तान वो मैच नहीं जीत सका था, लेकिन रिजवान ने अपनी तरफ से पूरी फाइट की थी। तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनका वैसे ही रिकॉर्ड अच्छा है, 2 वनडे इंटरनेशनल में उनकी सेंचुरीज भी हैं, ओडीआईज में। फिर ब्रिस्बेन में उन्होंने एक 95 रन की इनिंग्स खेली थी, तब वो सेंचुरी कंप्लीट नहीं कर सके थे 2019 में, और अब हमने देखा कि उन्होंने सेंचुरी की और पाकिस्तान के लिए मैच बचाया। तो आई थिंक कि रिजवान भी इस टाइम दुनिया में उन क्रिकेटर्स में हैं अभी जो कि तीनों फॉर्मेट्स में आपके लिए अच्छा खेल सकते हैं। आई मीन ये एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बाबर आजम T20 रैंकिंग्स में नंबर 1 है और रिजवान जो है नंबर 2 है, और इन दोनों ने जो है वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच बचाया। तो यानी कि इन दोनों में पोटेंशियल है कि ये व्हाइट बॉल में भी एक्सेल कर सकते हैं और रेड बॉल में भी कर सकते हैं। आई मीन बाबर आजम ने तो ऑलरेडी साबित कर दिया हुआ था, लेकिन अब रिजवान ने भी ये दिखाया है कि वो भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं। और मैंने पहले भी कई बार ये बात की थी कि रिजवान जो है ही इज मच बेटर देन कीपर बैटर। ठीक है, वो पाकिस्तान के लिए कीपिंग कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान के लिए एज ए स्पेशलिस्ट बैटर भी खेल सकते हैं। और जितने भी पास्ट में जो ग्रेट जो कीपर बैटर्स आए हैं, आप देखेंगे कुमार संगकारा थे, एलेक्स स्टुअर्ट थे, फिर रिसेंटली ब्रेंडन मैकलम थे। तो ये अपने करियर की एक स्टेज के ऊपर जाके उन्होंने कीपिंग छोड़ दी और स्पेशलिस्ट बैटर खेलना शुरू कर दिया, और जो उनकी एवरेज 40 या 50 की होती थी वो उसको मतलब के आगे ले गए, उसको 60 तक भी ले गए। तो आई थिंक कि रिजवान में भी ये पोटेंशियल है कि फ्यूचर में जब पाकिस्तान को ये लगे कि उनके पास कोई बेहतर जो है वो कीपर है इन अ सेंस के जो कि जिससे कि रिजवान का जो बैटिंग है वो ज्यादा पाकिस्तान के लिए यूजफुल हो सकती है, तो शायद हो सकता है हमें 2-3 साल के बाद या 3-4 साल के बाद रिजवान एज ए स्पेशलिस्ट बैटर भी खेलते हुए पाकिस्तान की टीम में दिखाई दे। अच्छा, इसी पे थोड़ा कंट्रास्टिंग एक सवाल थोड़ा सा है कि एक और भी कंपटीशन चल रहा है कि पड़ोस में ऋषभ पंत भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनकी और रिजवान के बीच में एक रेस लगी हुई है कि कौन नंबर 1 विकेट कीपर बैट्समैन है। तो ये कितना जबरदस्त मुकाबला है 2 बहुत ही जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन के दरमियान। देखिए, बहुत जबरदस्त मुकाबला है। पंत को ये एडवांटेज था कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 1-2 इनिंग्स खेली थी जिसमें कि उन्होंने मैच जितवाया था, टेस्ट मैच या मैच बचाया था। तो रिजवान के करियर में कोई इस तरह की इनिंग्स तब तक नहीं थी, इसलिए आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर जो आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर जो बनी थी उसमें पंत जो है वो कीपर थे, और उसमें मोस्टली उनको वोट्स इस वजह से मिले होंगे कि पंत ने कुछ मैच विनिंग इनिंग्स या मैच सेविंग इनिंग्स खेली थी। तो अब वो जो एक आप कह लें कि रिजवान के करियर में जो खला था वो अब जो है आहिस्ता आहिस्ता फिल हो रहा है कि आज उन्होंने दिखाया है कि वो टेस्ट क्रिकेट में टफ इनिंग्स भी खेल सकते हैं, मैच सेविंग इनिंग्स भी खेल सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि रिजवान की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो व्हाइट बॉल में भी हैं और रेड बॉल में भी हैं। पंत ने अभी तक T20 क्रिकेट में जो है वो उस तरीके से एक्सेल नहीं किया या उस तरीके से परफॉर्मेंसेज उनकी नहीं है जो कि हमें रिजवान की तरफ से देखने को मिली हैं। तो आई थिंक एक ये इंटरेस्टिंग डिबेट है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सारे फॉर्मेट्स को देख के बात करें, रेड बॉल और व्हाइट बॉल, तो शायद अब रिजवान जो है वो पंत से थोड़ा आगे जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जब कहते हैं प्रेशर आता है तो बड़े बड़े खिलाड़ी भी उसमें घबरा जाते हैं और बड़े बड़े प्लेयर्स भी जो है उसमें उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो कि प्रेशर में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली टीम जानी और मानी जाती है, इस टेस्ट मैच में जब थोड़ा सा पार्टनरशिप लगी तो उनसे कैचेस भी ड्रॉप हुए और क्रूशियल स्टेजेस पे भी कैचेस ड्रॉप हुए। ठीक है, स्मिथ से हुए, आगे पीछे आपको कुछ
क्लोज चांसेस थे जो ग्रैब नहीं कर सके। उसके बाद जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर उस्मान ख्वाजा से रिजवान का कैच वो ड्रॉप हुआ, वो रिजवान ना सिर्फ सेंचुरी से रुक जाते हैं बल्कि एक दोनों तरफ से टेल आ जाती है, और क्या पता कि ऑस्ट्रेलिया वहां से फ्रॉम नोवेयर आखिरी ओवर में मैच जीत जाता। तो आपको लगता है कि ये प्रेशर था जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया से भी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो गई, शायद वो ग्रैब कर लेते तो ये मैच उनके हक में हो जाता? जी बिल्कुल, देखें प्रेशर तो होता है, और ऑब्वियसली कैचेस भी, अब्दुल्ला शफीक का शुरू में कैच ड्रॉप हुआ तो वो लंबी इनिंग्स खेल गए, फिर एंड पे रिजवान का भी जहाँ पे ड्रॉप हुआ तो बिल्कुल वो 2 विकेट्स ले सकते थे बाद में, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द गेम। ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रगल किया है, स्पेशली फोर्थ इनिंग्स में आके। जो इंडिया के साथ भी उनकी सीरीज थी उसमें सिडनी में, ब्रिस्बेन में वो मैचेस जीत सकते थे, लेकिन सिडनी में ड्रॉ हो गया, ब्रिस्बेन में वो हार गए। उससे पहले अगर आप थोड़ा चले जाएं तो एशेज में, जो लीड्स में जो टेस्ट मैच था उसमें भी फोर्थ इनिंग्स में उन्होंने टारगेट चेस करवा दिया। फिर अभी रिसेंटली एशेज में जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी, उसमें सिडनी में एक टेस्ट मैच था। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया की अच्छी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने एशेज सीरीज जीत ली आसानी से, लेकिन सिडनी में एक मैच था जिसमें थोड़ा सा बारिश भी आ गई थी, लेकिन फिर भी फोर्थ इनिंग्स में इंग्लैंड ने जो है वो मैच को बचा लिया था। तो फोर्थ इनिंग्स में थोड़ा सा स्ट्रगल किया है ऑस्ट्रेलिया ने। आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीजन है। एक्सपीरियंस तो उनके पास बहुत ज्यादा है, बॉलर्स भी उनके बहुत जबरदस्त हैं। पैट कमिंस दुनिया के जो है नंबर 1 बॉलर हैं, लायन एक अच्छे स्पिनर हैं, फिर उनके पास मिशेल स्टार्क हैं। तो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द गेम। और आपकी बात ठीक है किसी हद तक, ऑब्वियसली जब आप इतना बड़ा टेस्ट मैच बचा रहे हो तो आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर तो आ जाता है, और फिर उस प्रेशर में गलतियां भी हो सकती हैं। तो आई थिंक वो जो 1-2 कैचेस ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉप किए हैं उनका जो है उसका काफी जो है उनको लॉस हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आगे मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से खबर भी आई कि उन्होंने आईसीसी के क्यूरेटर को बुला लिया है, क्यूरेटर को, ताकि वो जो कज़ाफी का पिच है उसमें उनके ज़रिए निगरानी वो पिच तैयार हो। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का पिच देखने को मिल सकता है? डेफिनेटली पाकिस्तान तो आउट एंड आउट जाएगा कि कुछ भी इस तरह का पिच तैयार किया जाए कि जिससे पाकिस्तान जीते और सीरीज अपने नाम पे। जी, जो दुबई स्पोर्ट्स सिटी में जो थे जो ग्राउंड्समैन जो हैं, क्यूरेटर जो हैं, टॉबी लम्सडन, उनको जो है बुलाया गया, उनकी सर्विसेज ली हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत अरसा यूएई में क्रिकेट खेली है। यूएई पाकिस्तान का होम ग्राउंड था, तो ऑब्वियसली वो जो ग्राउंड्समैन है उनको भी आइडिया है कि पाकिस्तान को किस तरह की पिचेस चाहिए होती हैं, यहाँ के प्लेयर्स को किस तरह की पिचेस चाहिए होती हैं। तो शायद ये एक फैक्टर हो सकता है। आई डोंट नो कि किस तरह की पिच होगी, लेकिन जो अभी तक हमने रावलपिंडी में और कराची में देखा है, आई थिंक पाकिस्तान की जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, वो यही है कि आपकी जो लो और स्लो पिचेस हों, क्योंकि इन्हीं विकेट्स के ऊपर पाकिस्तान एक्सेल करता है। मैं इस डिबेट पे नहीं जाना चाह रहा अभी कि ये क्या स्ट्रेटेजी ठीक है कि नहीं, लेकिन लग ये रहा है कि पाकिस्तान ऐसे करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जब ऑस्ट्रेलिया को 2-0 हराया था 2014 में यूएई में, और फिर जब 1-0 हराया 2018 में, तो उन तमाम मैचेस में भी हमने स्लो एंड लो पिचेस देखी थी जिसमें कि पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया। तो शायद जो अभी तक जो हमने देखा है कराची में और रावलपिंडी में, आई थिंक लाहौर की तो वैसे ही अमूमन जो है वो एक आप कह लें हाई स्कोरिंग जो है वो पिच होती है। अगर आप वहाँ पे रिसेंट मैचेस देखें तो ड्रॉज भी बहुत ज्यादा होते हैं। मुझे मतलब कि कोई ऐसा मैच याद नहीं है लाहौर में कि जिसमें कि बड़ा बाउंस हो विकेट पे या फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो। एक इंडिया वाला टेस्ट मैच था वो, लेकिन वो भी 2004 में था जब उमर गुल ने 5 आउट किए थे। उसके बाद यहाँ पे जितने भी मैचेस हुए हैं हमें कोई फास्ट या बाउंसी विकेट देखने को नहीं मिली। 2005 में जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था तो डे 5 के ऊपर जो है शुएब अख्तर ने एक बड़ा जबरदस्त स्पेल किया था, तेज स्पेल किया था, लेकिन वो पिच भी कोई ऐसी नहीं थी जिसमें आप कह सकते हो कि पिच की वजह से इंग्लैंड की टीम वो मैच हार गई थी, क्योंकि एक स्टेज पे तो लग रहा था कि शायद इंग्लैंड वो मैच ड्रॉ कर लेगा। तो आई थिंक के नोइंग लाहौर हिस्ट्री और नोइंग के जो हमने पिचेस देखी है रावलपिंडी में और कराची में, आई थिंक हमें इसी तरह की जो है वो एक पिच देखने को मिलेगी लाहौर में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये पिचेस जो हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। ये जो कराची की पिच थी इस पे इजीली रिजल्ट आ सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट किया। आई मीन 170 ओवर्स खेलना फोर्थ इनिंग्स में, क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान बैट्समैन। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने पिच की वजह से मैच ड्रॉ किया, पाकिस्तान के बैटर्स की जो एफर्ट थी उससे जो है वो ये मैच ड्रॉ हुआ है। और अगर इसी तरह की भी पिच हुई लाहौर में तो आई थिंक वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, क्योंकि हर रोज जो है वो 500 रन के ऊपर 500 रन नहीं होते, या 500 रन के ऊपर 170 ओवर्स की इनिंग्स नहीं होती। तो आई थिंक के अगर हमें इस तरह की पिच देखने को मिली तो हमें सीरीज का जो है वो रिजल्ट देखने को मिलेगा।
अच्छा बजर, एक ये भी काफी डिबेट चलती रही है कि पाकिस्तान को शायद कराची में जाहिद महमूद को खिला लेना चाहिए था। कई लोगों का ये ख्याल था कि समहाउ जैसा भी पिच हो, रिस्ट स्पिनर के पास थोड़ा फिर भी एक ज्यादा चांस होता है परफॉर्म करने का या पिच से स्पिन हासिल करने का बिलमुकाबिल एक फिंगर स्पिनर के। तो आपको लगता है कि कोई तब्दीली हो सकती है, हमें जाहिद महमूद को हम देख सकते हैं प्रोबेबली शायद नोमान अली की जगह? नहीं देखें, नुमान ने तो अच्छी बॉलिंग की है, रावलपिंडी में भी उन्होंने आउट किए थे, इस मैच में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। साजिद खान की जगह आ सकते हैं जाहिद महमूद, लेकिन फिर बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जितने लेफ्ट हैंडर्स हैं, आपको एक ऑफ स्पिनर चाहिए डेविड वार्नर को काउंटर करने के लिए, उस्मान ख्वाजा को जो है काउंटर करने के लिए, एलेक्स कैरी हैं, ट्रेविस हेड है, मिचेल स्टार्क हैं। तो आई थिंक इस वजह से पाकिस्तान एक ऑफ स्पिनर को खिला रहा है। अगर जाहिद महमूद भी खेलते हैं तो वो की बुरी ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन आई थिंक के मैचअप्स को देखते हुए, ये देखते हुए कि लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं ऑफ स्पिनर्स के ऊपर, तो आई थिंक पाकिस्तान आई डोंट थिंक पाकिस्तान अपना कॉम्बिनेशन चेंज करेगा। मुझे लग रहा है कि शायद नेक्स्ट मैच में भी सेम टीम खेलेगी अनटिल एंड अनलेस के कोई टीम की जरा प्लानिंग चेंज हो और वो जरा फास्ट बॉलिंग की तरफ जाए, जो कि होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान 148 पे आउट हो गया, तो उनके जहन में ये भी होगा कि भाई हमारी बैटिंग कोलैप्स कर सकती है और हमने अपना बैटिंग जो है जो लोअर ऑर्डर है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि फहीम अशरफ आपकी बैटिंग में डेप्थ ऐड करते हैं। ये उनका अच्छा मैच नहीं किया एज ए बैट्समैन, लेकिन ये है कि उनमें पोटेंशियल है कि वो नीचे से आगे रन कर सकते हैं। काउंटर करने लगा आपसे सवाल, एक काउंटर सवाल करने लगा। वैसे तो फहीम अशरफ एक आपके लिए एक ऑब्वियस चॉइस है कि जिस तरह वो परफॉर्म करते रहे टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के, लेकिन पिछले 12 माह फहीम अशरफ के भी विद बैट एंड बॉल कोई इतने इंप्रेसिव नंबर्स नहीं है। ओवरऑल पोटेंशियल तो हमें पता है कि बहुत पोटेंशियल प्लेयर हैं, बड़ा बैलेंस देते हैं बैट एंड बॉल के साथ, के हम देख रहा था कि 17 के करीब उनकी बैटिंग में एवरेज है और पिछले 6 टेस्ट मैचेस में उन्होंने सिर्फ 9 विकेटें हासिल की हैं। तो आपको लगता है कि अगर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अल्ट्रा एग्रेसिव भी जा सकता है नसीम शाह को खिला के? देखें, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो फैसला नहीं होगा, ये तो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट का फैसला है। और मैं तो पहले मैच के बाद भी बोला था कि पाकिस्तान को नसीम शाह को ही खिलाना चाहिए फहीम अशरफ की जगह। मैं तो आप इस बात से एग्री करूंगा। मैं आपको पाकिस्तान की टीम का माइंडसेट बता रहा था कि क्योंकि उनको ये खतरा होता है कि हमारी बैटिंग कोलैप्स ना कर जाए, इस वजह से साजिद खान भी खेलते हैं, उनकी भी फर्स्ट क्लास में सेंचुरी है। नुमान है वो भी इस वजह से खेलते हैं कि उनकी भी फर्स्ट क्लास में सेंचुरी है। फहीम अशरफ जो है वो टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने जो है वो परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। तो ये पाकिस्तान का माइंडसेट है। अगर आप मेरे से पूछेंगे ओपिनियन, तो मैं ये कहूंगा कि इस टीम में एक चेंज होनी चाहिए और वो है कि नसीम शाह आए फहीम अशरफ की जगह, क्योंकि पाकिस्तान फहीम अशरफ को एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खिलाता है, एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं खिलाता। हाँ, अगर मैचेस हो रही हैं इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ये वो कंडीशन है जहाँ पे कि फहीम अशरफ आपकी टीम में लाजमी होने चाहिए, क्योंकि वो इन कंडीशंस में आपको 2-3 आउट भी करके देंगे और 40-50 रन भी करके देंगे। पाकिस्तान में जब मैच हो रहा है तो उसमें हम अक्सर जब परफॉर्मेंसेस देखते हैं, अभी कई लोग कह रहे थे जी कि फहीम अशरफ जो है वो तो बेस्ट बॉलर है आपके, उन्होंने 2 आउट किए हैं, डेविड वार्नर को भी उन्होंने आउट किया, तो ठीक है उन्होंने आउट कर दी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन थे। अगर आप नसीम शाह को खिलाएं तो उसमें पोटेंशियल है कि वो आपको 4-5 आउट करके दे सकता है। अगर आप इसी तरह प्लेयर्स को जज करना शुरू कर देंगे, फिर तो बाबर आजम, शाहीन अफरीदी से ज्यादा अच्छे बॉलर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक विकेट ली है। तो आई थिंक ये सारा कुछ देखना होता है आपने कि आप जिस प्लेयर को खिला रहे हैं आप उससे मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं। फहीम अशरफ अपने बेस्ट डे के ऊपर भी टेस्ट मैच में आपको इन कंडीशंस की मैं सिर्फ बात करूं पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में, आपको 1-2 से ज्यादा आउट नहीं करके देंगे। अगर करेंगे भी तो वो टेल एंडर्स होंगे। नसीम शाह एक ऐसे बॉलर है जिनको आप किसी भी कंडीशंस में खिला लें वो आपको 4-5 आउट करके दे सकते हैं। आई नो कि अभी उनकी रिसेंट जो टेस्ट फॉर्म है वो कितनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप पोटेंशियल देखते हैं, उनमें पोटेंशियल है कि वो एक बैटिंग कोलैप्स को ट्रिगर कर सकते हैं। बट अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ इन कंडीशंस को लेकर है। अगर आप आज कोई टेस्ट मैच इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में हो रहा है तो मेरी टीम में जो पहला नाम है वो फहीम अशरफ का होगा। जी मजहर, काफी तसल्ली से डिस्कशन हुई पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट मैच के ऊपर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है तीसरे टेस्ट मैच की। हमने पिच से लेके प्लेइंग 11 को भी डिस्कस किया और इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं कि जब हम तीसरे टेस्ट मैच पे बात करने के लिए आएंगे तो पाकिस्तान को सुरखरू देखेंगे और सीरीज पाकिस्तान अपने नाम करे। ये दुआ और इस ख्वाहिश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मजहर, आपका शुक्रिया वक्त देने का। व्यूअर्स, आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज।